CAPF 2022 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है और एग्ज़ाम इज़ टू बी हेल्ड ऑन 7th ऑफ अगस्त 2022 इटसेल्फ। तो आप में से जिसका CDS का एग्ज़ाम बेकार हुआ है या जिसको उम्मीद नहीं है कि उसका रिटर्न क्लियर होगा CDS का, उसके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। एवरी पर्सन शुड फिल दिस एग्ज़ाम। मेरा ये मानना है कि हर इंसान को ये फिल करना चाहिए, क्योंकि इसमें जो आपको सीखने को मिलता है इस एग्ज़ाम में, आपको CDS में भी मिलता नहीं है। इसमें आपको रिटर्न लिखना पड़ता है, बहुत कुछ आपकी पर्सनैलिटी बदलती है, आपको करियर वाइज भी आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलती हैं और फैसिलिटी ज़्यादा मिलती हैं। ये मैंने पहले बात की हुई है इस पर। तो आज मैं बात करूँगा नोटिफिकेशन पे और कैसे तैयारी करनी है, कौन से सब्जेक्ट्स को कैसे पढ़ना है, और पेपर 2 दैट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट, जनरल स्टडीज़, ऐसे एंड कॉम्प्रीहेंशन, इसको कैसे टैकल करना है इस पे भी मैं बताऊंगा। ये 2021 का मैंने जो एग्ज़ाम दिया था उसका है। इस रिटर्न एग्ज़ाम में मेरे 3 मार्क्स से रह चुका था, CAPF नहीं हो पाया, तो वो मेरा लास्ट अटेम्प्ट था। तो हाउएवर आई फील कि अगर आप ढंग से पढ़ाई करें तो आपका निकल जाएगा रिटर्न एग्ज़ाम। और CDS जिसका लास्ट अटेम्प्ट था, ये उसका CAPF इस बार का उसका लास्ट अटेम्प्ट होगा, तो इस पे अपनी पूरी मेहनत झोंक दीजिए। तो इस एग्ज़ाम की अच्छी चीज़ ये है कि अगर जैसे इस बार 253 वैकेंसीज टोटल हैं, तो इसमें लड़कियों के लिए जैसे क्या होता है, OTA में सिर्फ 14-16 सीट्स रहती हैं ऑल ओवर इंडिया। तो इस एग्ज़ाम में आप 253 के 253 सिर्फ लेडीज़ ही हो सकती हैं, ऐसा भी हो सकता है। तो इट डज़ नॉट डिपेंड कि कितनी लड़कियां हैं कितने लड़के हैं। इस एग्ज़ाम में सबके सब लड़के हैं, सबके सब लड़कियां भी हो सकती हैं। इट इज़ टोटली ऑन मेरिट्स। और इस एग्ज़ाम के लिए SC ST OBC, SC ST आई गेस, और वुमेन के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है ये एग्ज़ाम का फॉर्म। और वरना बाकी जनरल कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपये का फॉर्म है। तो जो भी 20 से, अच्छा अब मैं आपको एज बता देता हूँ कितना है। आप लोग मेरे को डेट ऑफ बर्थ कमेंट पे डालते हैं, कहते हैं कि मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं हूँ, बता दीजिए। तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। जो लोग सेकंड सेकंड ऑफ अगस्त 1997 से पहले नहीं पैदा हुए हैं और 1 अगस्त 2002 के बाद नहीं हुए हैं, इसके बीच में 2 अगस्त 1997, 1 अगस्त 2002, इसके जो बीच के हैं ना, वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, अपनी डेट ऑफ बर्थ मिला लीजिए इसके आसपास। अगर इसके अंदर आप आते हैं, फिट होते हैं इस कैटेगरी में, तो आप एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भर लीजिए। उसके बाद तैयारी करिए। नोटिफिकेशन आउट हो गया था 20 अप्रैल को, लास्ट डेट है 10 मई को, लेकिन आप अभी भर लीजिए, क्योंकि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे रहता है और सेंटर्स दिल्ली के तो बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। तो जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो लोग भर लीजिए अभी से। तो और CDS से अच्छा ये ऑप्शन है, मैंने आपको पहले बोल रखा है। टोटल 253 वैकेंसीज हैं और 3 फेज़ में एग्ज़ाम होता है। पहला होता है रिटन, दूसरा होता है फिजिकल, तीसरा होता है इंटरव्यू। जो रिटर्न होता है वो 2 पार्ट में है। पहला है ऑप्शंस वाला, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, 125 क्वेश्चंस रहते हैं। एक क्वेश्चन 2 मार्क का है, तो 250 मार्क्स का एक क्वेश्चन पेपर रहता है। फिर आपको 2 घंटे का गैप मिलता है और उसी दिन पेपर 2 आपका होता है, ये वाला, जनरल स्टडीज़, ऐसे एंड कॉम्प्रीहेंशन। ये रहता है 200 मार्क्स का, ये 3 घंटे का रहता है। तो वो 2 घंटे का रहता है, 250 मार्क्स का रहता है, और ये 3 घंटे का और 200 मार्क्स का रहता है। तो ये जब आप एक कट ऑफ इसकी जाती है, दोनों क्वेश्चन पेपर, दोनों के मार्क्स मिला के कट ऑफ जाती है। उसके बाद अगर आप उस कट ऑफ को क्लियर करते हैं, तो देन यू गेट अ कॉल फॉर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, PET उसके बाद होता है। उसमें दौड़ भाग है, बहुत इजी है वो। अगर आपका ये निकल जाता है तो 90% आपका सिलेक्शन डन है। इसीलिए रिटर्न पे ज़्यादा फोकस करिए। फिर अगर आपका क्लियर हो जाता है, वो बस क्वालिफाइंग नेचर का रहता है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है। उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाते हैं और इंटरव्यू के कुछ मार्क्स मिलते हैं। फिर आपके रिटर्न प्लस इंटरव्यू के मार्क्स कंबाइन करके एक मेरिट बनती है। उस मेरिट को क्लियर करने के बाद आप CAPF यानी कि सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में एक असिस्टेंट कमांडेंट की रैंक पाते हैं। ट्रिपल स्टार लगता है आपके शोल्डर पे। तो बहुत बढ़िया जॉब है, बहुत बढ़िया सर्विस है, और CDS से ज़्यादा अच्छा है ये मेरा खुद का मानना है। इस पर बहस मैं नहीं करना चाहूँगा। तो अब मैं आपको बता दूं कि सिर्फ एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है, बाकी मोटिवेशन आप लेते रहिए बाकी जगह से। पेपर 1 के लिए इसमें टॉपिक जो दिए हुए हैं नोटिफिकेशन में, वो है सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट, जनरल मेंटल एबिलिटी। इस सब्जेक्ट को टैकल करने के लिए आपको मैथ्स अपनी स्ट्रांग बनानी पड़ेगी बहुत। इसमें आता है जनरल मेंटल एबिलिटी में मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग। इसके लिए एक चैनल है यूट्यूब पे, तक्षशिला करके, ETAKSHILA, शायद वो प्रतीक सर का है। बहुत अच्छा वो पढ़ाते हैं। उसके साथ साथ
इसमें जो मैथ्स पढ़ाते हैं शायद उनका नाम सुखविंदर है, उन सर का नाम, वो पंजाबी हैं, पगड़ी पहनते हैं, शायद आप जानते हो उन्हें। तो मैं जब तैयारी करता था, मैं प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उन्हीं के देखता था, वो बहुत अच्छे समझाते भी हैं। और जिसकी मैथ्स कमजोर है बेसिक से उठाइए, 6, 7, 8, 9 अभी टाइम है, और फटाफट अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। इसमें भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर बहुत हेल्प होने वाले। जैसे क्या करिए, मैथ्स के आप CA PF के लगभग 5 साल के क्वेश्चन पेपर अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए और देखिए कि मैथ्स में कैसे क्वेश्चन आते हैं, एंड सॉल्व दोज क्वेश्चंस, एंड फॉर दैट मैटर सॉल्व द क्वेश्चंस ऑफ NDA, CDS, CAPF, ऑल 3 एग्जामिनेशंस। उससे होगा क्या कि आपको एक आइडिया मिल जाएगा, UPSC इज फोकसिंग ऑन दीज एस्पेक्ट्स नाउ। जैसे कि मैं आपको बताते रहता हूँ, CDS में मेंसुरेशन, ट्रिग्नोमेट्री, स्टैटिस्टिक्स, इन 3 एरिया पे लगभग 40% क्वेश्चन आते हैं। तो CDS को कट ऑफ करने के लिए इनफ है। लेकिन अब CAPF में कैसे क्वेश्चन आते हैं, दैट यू हैव टू फाइंड आउट। उसके अलावा दूसरा जो आता है, ये फर्स्ट क्वेश्चन, मैं ये पहले पेपर की बात कर रहा हूँ, यानी कि जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस में पहला था मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर देखने हैं दोनों चीज़ के लिए, मैथमेटिक्स के लिए भी और लॉजिकल रीजनिंग के लिए भी। दूसरा है जनरल साइंस। ये जनरल साइंस है, और ये जो सिविल सर्विसेज के एग्जाम में आता है, यानी कि IAS IPS के एग्जाम में आता है, वो वाली साइंस नहीं है, जनरल साइंस है जो CDS में आता है। इसके लिए आपको बेसिक NCERTs पढ़ने पड़ेंगी, 6th से लेकर 10th तक का। कभी कभी 11th 12th से पूछता है, लेकिन 6th 10th अगर आप अच्छे से करेंगे तो भी आप बहुत क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैंने ये भी बुक लिस्ट पहले से बता रखी है, एक वीडियो मैंने डाल रखी है 6 महीने में CDS की तैयारी के लिए। उसमें जो फुल प्रूफ स्ट्रैटेजी है, आप उसमें देख सकते हैं कौन कौन सी बुक कैसे लेनी है। उसके बाद करंट इवेंट्स, इसीलिए आपको न्यूज़पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2। इन दोनों पेपर के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना ही पड़ेगा, बिना पढ़े आपका होगा नहीं। आप कुछ कर लीजिए, न्यूज़पेपर से आपको पता चलेगा अभी चल क्या रहा है, उसी पे आपको ऐसे लिखने को आता है। उसके अलावा उसी में आपको GS लिंक का, अभी जैसे CDS में पेट्रोल के बारे में आया, GST के अंदर आता है कि नहीं आता है। ये क्यों आया, क्योंकि ये न्यूज़ में है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आए थे वो जो न्यूज़ में है उस पर। इसीलिए न्यूज़पेपर पढ़ना चालू करिए, मैं आपको बहुत पहले से बोल रहा हूँ। अभी भी टाइम है, अभी भी स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लास्ट में 1 महीने से पहले आप यूट्यूब पे सर्च मत करना कि स्ट्रैटेजी क्या होगी 1 महीने की, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्लियर नहीं होगा वैसे। तो करंट इवेंट्स, करंट में भी जैसे अवार्ड, रिवॉर्ड, प्लेसेस इन न्यूज़, पर्सन इन न्यूज़, सेम जो CDS में आता है वही चीज़ में भी आता है, हल्का सा लेवल ऊपर रहता है, लेकिन अगर आप तैयारी ढंग से रखेंगे तो आपका एग्जाम निकल जाता है। और इसके बाद आता है इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी। इसमें आपको मैंने बता रखा है क्लास 8th या क्लास 10th 11th NCERTs, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स, ये 2 का नाम है। उसके अलावा लक्ष्मीकांत, तो आपको वो भी पढ़ना है न्यूज़पेपर के साथ। कहीं प्रेसिडेंट बदल गया तो आप प्रेसिडेंट पढ़िए, कहीं पार्लियामेंट में कुछ दिक्कत होगी लैंग्वेज की तो आप पार्लियामेंट में लैंग्वेज पढ़िए। एक बार आया था, राहुल गांधी ने कुछ बोल दिया था कि इंग्लिश में आपको बात करनी चाहिए पार्लियामेंट में, तो उस पर क्वेश्चन आ गया था कि व्हाट इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ऐसा। तो जो भी न्यूज़ में चल रहा है उसको आप लिंक करिए पॉलिटी, ज्योग्राफी वगैरह से। इसके अलावा अगला है हिस्ट्री। हिस्ट्री से भी काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और अभी CDS में एग्जाम में हुआ था, मैंने आपको बोलते बोलते थक गया, नई थीम से क्वेश्चन आ रहे हैं, इस एग्जाम में भी आते हैं। अब 2018 का उठा के देख लीजिए, एक क्वेश्चन आया था बिनोदिनी दासी पे, जो ये स्टार थिएटर पे थी वो, तो CAPF में आया। इस बार दोबारा CDS में वो आ गया। तो क्वेश्चंस रोटेट होते हैं, UPSC ऑफन आस्क्स क्वेश्चंस फ्रॉम NDA टू CDS टू CAPF, दे जस्ट मिंगल करते रहते हैं क्वेश्चंस को, इसीलिए आप ये उनका गिमिक रहता है एक। तो अपने आप को रेडी रखिए, तीनों जगह से एनालाइज करिए, क्योंकि तीनों डिफेंस एग्जाम है, NDA, CDS, CAPF, और तीनों के क्वेश्चंस मिलते हैं, जनरल साइंस के भी, पॉलिटी के भी, हिस्ट्री के भी, ज्योग्राफी के भी, और मैथमेटिक्स के भी। तो आप तीनों के क्वेश्चंस पेपर देखिए, लेकिन प्रॉपर फोकस इस पे रखिए और उन दोनों को साइड में रखिए। जैसे CDS की तैयारी करते समय आप NDA के क्वेश्चंस भी लगाइए, लेकिन मेन फोकस CDS में रहना चाहिए, ऐसे ही इसमें भी है। CDS का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करिए, देखिए कि इससे जो CAPF में एग्जाम में मैथमेटिक्स आ रही है उसका रिलेशन क्या है CDS से। अगर एक जैसा है तो उसका पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करिए, ये आपको खुद करना पड़ेगा। और उसके बाद है ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लिए मैंने बता रखा है 6th से लेकर 12th तक का हर बुक इंपॉर्टेंट है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक्स उसकी क्लास 11th की दोनों है, फिजिकल वाली और इंडियन वाली, दोनों की दोनों। और मैंने नोट्स बनाने की वीडियो बता रखी है, आप मेरे वीडियो सेक्शन में जाइए, उसमें नोट्स बनाने कैसे हैं ये भी आप पता कर पाएंगे। अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जिसका नाम है वर्थिया वर्दी, उस पर भी आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स व्हाट्सएप से प्रोवाइड करूँगा PDF फॉर्म में। तो ये आपके टॉपिक्स हैं, मैथमेटिक्स, जनरल साइंस, करंट इवेंट्स यानी कि करंट अफेयर्स, इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी। इकोनॉमिक्स के लिए क्लास 12th की एक मैक्रो इकोनॉमिक बुक आती है, मैंने वो पढ़ी थी। और तो सच बताऊं तो मैंने इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री आज तक पढ़ी नहीं कभी, बिना उसके भी एग्जाम निकलता है, बस एक ढोंग है कि ये पढ़ो वो पढ़ो। जितना आपको, जिसमें स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स आपके जो हैं उसको पढ़िए मन लगा के, और निकलता है एग्जाम।
पेपर में वैसे इतना है, 2 घंटे आपको मिलेंगे, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का रहता है, तो 250 क्वेश्चन नहीं, 250 मार्क्स का ये पूरा पेपर रहता है पहला। इसके अलावा रहता है पेपर 2 उसी दिन, ये वाला जनरल एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन, जनरल स्टडीज एसे एंड कॉम्प्रिहेंशन वाला। इसमें अलग अलग सेक्शन है। आप जब फॉर्म भरेंगे तो आपको ये चॉइस दी जाएगी, आपको जो लिखना है वो हिंदी में है या इंग्लिश में है। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप हिंदी हिंदी उसको चूज़ करिए। दिक्कत बस इतनी है कि आपको हिंदी में सिर्फ ऐसे लिखने को मिलेगा, बाकी पूरा आपको इंग्लिश में लिखना है। तो ऐसे इसमें 4 आते हैं, टोटल 6 आते हैं, आपको 4 ऐसे लिखने हैं। एक ऐसे 20 मार्क्स का रहता है, टोटल 80 मार्क्स के ऐसे आते हैं। आप 80 में से अच्छे अच्छे मार्क्स ले सकते हैं। और अगर आपकी हिंदी मीडियम आपकी, तो कोशिश करिए कि आप अच्छा ऐसे लिखिए जिससे आपको ज़्यादा मार्क्स ऐसे में ही आप ले लें। ठीक, तो सबसे पहले ये देखिए, 6 क्वेश्चन इनके सीधे सीधे ऐसे के हैं। तो मैं क्या करता था, मैं शॉर्ट में यहीं पर को लिख लेता था, फिर इसको मैं अपने सिनॉप्सिस को क्लियर करता था, जो मेन कॉपी रहती है उसमें मैं एलोबरेट करता था। पहला क्वेश्चन ऐसे पे है, 6 क्वेश्चन, 6 में से आपको 4 लिखने रहते हैं। एक है 20 मार्क्स का, तो 4 2 जा 80, 4 2 जा 8, तो 42 जा 80, तो 80 मार्क्स के ये हो गए 200 में से। उसके बाद फॉर एंड अगेंस्ट आर्ग्यूमेंट्स राइटिंग के लिए आते हैं, 2 टॉपिक्स के रहते हैं। एक 20 मार्क्स का रहता है, तो 2 हो गए 40 मार्क्स के। इसमें आपको क्या रहता है, अगर मैं आपको क्लियर कर लूँ तो ऐसे ज़्यादातर क्या आता है, करंट इवेंट्स में जो चल रहा है। जैसे इसमें आ रखा है चाइनीज़ इकोनॉमिक पॉलिसी इन कंट्रीज बॉर्डरिंग इंडिया। ये क्योंकि चाइनीज़ के साथ हमारा बहुत क्लैश चल रहा था, तो इसलिए चाइना और इंडिया के रिलेशंस पे आ गया था ये। दूसरा है वर्क फ्रॉम होम अबून और बेन, ये भी करंट इवेंट्स पे है, इसीलिए न्यूज़पेपर में मैं बोलते रहता हूँ कि इंपॉर्टेंट है काफ़ी। तीसरा, पार्टी पॉलिटिक्स इन इंडिया इज अ फ्लरिशिंग फैमिली बिजनेस, ये भी बहुत न्यूज़ में था, तीसरा कांग्रेस से लेके। चौथा, अनएम्प्लॉयमेंट एंड द न्यू एजुकेशन पॉलिसी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी एनईपी बहुत न्यूज़ पे था उस टाइम पे। 4 क्वेश्चन डायरेक्टली करंट से आए हैं। पांचवा, अर्बनाइजेशन इज हजार्डस टू ह्यूमन हेल्थ, एक कुछ टॉपिक्स एवरग्रीन है, जैसे कि वुमेन एम्पावरमेंट, जैसे चाइल्ड लेबर, हेल्थ सिस्टम इन इंडिया, और एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, ये जैसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आ गई थी। और भी मैंने लिख रखे थे। एग्रीकल्चर, हमेशा एक क्वेश्चन आता ही है एग्रीकल्चर से। और हिस्ट्री से आता है कि एक बार ऐसा लाला लाजपत राय के कंट्रीब्यूशंस के बारे में लिखिए। तो अगर आप हिस्ट्री आपको बोरिंग लगती है, आप ऐसे टॉपिक्स करिए करंट इवेंट्स वाले। उसके अलावा आर्मी और मिलिट्री साइड से क्वेश्चन आता ही है। ऐसे ऐसे अगर नहीं आएगा तो रिपोर्ट राइटिंग या फिर आर्ग्यूमेंट्स में आ ही जाएगा लिखने को, या फिर कॉम्प्रिहेंशन में आएगा। तो एक आर्मी या मिलिट्री साइड से तैयार कर लीजिए अपना मेन पॉइंट्स। उसके अलावा पॉवर्टी, तो ये सब टॉपिक्स एवरग्रीन है, इन पे क्वेश्चन आ ही जाते हैं, ये आपको तैयार रहने चाहिए। तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से ऐसे लिखते हैं। कोई जैसे लिखते हैं, पहले पॉजिटिव्स बता देते हैं, फिर नेगेटिव्स बताते हैं, फिर कंक्लूजन लिखते हैं। 300 शब्दों में लिखना होता है। कोई एक स्टोरी की तरह स्टार्ट करते हैं कि वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ किंग, ऐसे करके। तो एक वो थीम बना के चलते हैं, पूरी थीम बना के, अलग अलग है। और मैं तो खैर सिनॉप्सिस बनाता था कि जो भी मैंने जैसे पॉवर्टी पे पढ़ रखा है, तो मेरे को अभी भी याद है, मैं वो सिनॉप्सिस तुरंत यहीं पे लिख लेता था ऐसे, और फिर इनको इलेबोरेट करता था अपने पेपर में, उससे टाइम बचता है। तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए सबसे बेस्ट ये होगा कि आप न्यूज़पेपर जैसे पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए आपने आज का आर्टिकल पढ़ा एडिटोरियल पेज पे, ये पॉवर्टी पे आ गया, तो आप पूरा पढ़िए, समझिए पूरा, और उसको बंद करके एक पेज में वो लिख लीजिए मेन मेन पॉइंट्स जो आपको समझ में आए उससे, और खुद से फिर ऐसे लिखिए 300 शब्दों में। तो 300 वर्ड्स में जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि कैसे लिख सकते हैं। आप धीरे धीरे अपग्रेड करेंगे अपने आप को, ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ही सबसे बेस्ट लिखेंगे। पहला ऐसे सबसे बेकार लिखता है इंसान, हर इंसान, मैंने भी बहुत बेकार लिखा था पहले, लेकिन फिर टाइम से ले लेके, मतलब टाइम लेके इंसान अच्छा लिख सकता है। एक नोटबुक भी थी मेरे पास, उसमें मैंने सिर्फ ऐसे ही लिखे थे, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस नोटबुक में मैंने सिर्फ ऐसे लिखे हैं हर पेज में, मैंने जो तैयारी करते टाइम पे। ये रिपोर्ट राइटिंग का है, मैं आपको ये भी दिखाऊंगा अभी। तो आप भी ऐसी नोटबुक बना सकते हैं जिसमें सिर्फ आप ऐसे लिखें, या फिर रिपोर्ट राइटिंग फॉर एंड अगेंस्ट प्रॉपर फॉर्मेट बना के। तो ये तरीका होता है लिखने का, अपना अपना खुद से डिसाइड कर सकते हैं कैसे लिखना है। उसके अलावा दूसरा क्वेश्चन रहता है फॉर एंड अगेंस्ट का, तो 20 मार्क्स का ही रहता है, और इसमें आपको लिमिट नहीं दी है। जैसे कि रिपोर्ट राइटिंग आपको 200 शब्दों में लिखनी होती है, ऐसे आपको 300 शब्दों का लिखना होता है। देयर इज नो लिमिट, देयर इज नो ये नहीं दे रखा है आपको, क्या बोलते हैं उसको, कि इतने वर्ड लिमिट है कि आपको 200 शब्द या 300 लिखना है। बट हाउएवर
इट इज ऑल्सो ऑफ 20 मार्क्स, विच मीन्स आपको लगभग 300 शब्दों तक का लिखना है, बिकॉज ऐसे ऑल्सो कंटेन्स 300 वर्ड्स ये क्वांटिटी। तो आपको 200 300 शब्द 250 से 300 शब्द तक लिखना पड़ेगा इसमें। अब क्वेश्चन इसमें पहला ये है, इलेक्शंस इन स्टेट्स शुड बी हेल्ड साइमल्टेनियसली। ये बहुत बार क्वेश्चन आता है, साइमल्टेनियस इलेक्शंस। इसमें मैंने लिख भी रखा था पहले कॉपी में, तो वो मेरे को बहुत हेल्प किया था, मैंने अच्छे से लिखा था ये। दूसरा है, फार्मर प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, इट इज ऑल्सो फ्रॉम द करंट इवेंट्स। उस टाइम पे बहुत फार्मर प्रोटेस्ट वाला चल रहा था, फार्म लॉज वाला। तो आप ये देखिए कि न्यूज़पेपर से लगभग 80-90% ये कवर हो रहा है। तो क्यों ना न्यूज़पेपर को अभी से पढ़ा जाए और तैयारी की जाए कि एग्ज़ाम के लिए प्रॉपर आप हथियार लेके चलें अपने साथ। उसके बाद आप फॉरेन अगेंस्ट में क्या होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं, पहले फॉर टॉपिक लिखते हैं। जैसे फॉर में जो क्वेश्चन है, फार्मर प्रोटेस्ट आर पॉलिटिकली मोटिवेटेड, तो आप पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे चार लाइन का कि फार्मर प्रोटेस्ट अभी हो कहाँ रहा है और क्यों हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद पहला नंबर 1 कि आपको जो भी इसमें सही लगता है कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, उसके बारे में लिखना है आपको। कि ऐसा हो सकता है कि लोग अपना खुद का स्वार्थ देख रहे हैं, दे आर ग्रीडी, दे वांट मॉनेटरी बेनिफिट्स और समथिंग लाइक दैट। पहला पॉइंट उसको आप एक्सप्लेन करिए 4-5 पेज लाइन में। उसके बाद सेकंड पॉइंट उसको एक्सप्लेन करिए। ऐसे 3-4 पॉइंट लिखिए फॉर में, फिर 4 पॉइंट लिखिए अगेंस्ट में कि नो द फार्मर्स आर रियली दे आर नीडफुल, दे नीड पॉलिटिकली सपोर्ट फ्रॉम पीपल सो दैट दे ऑल्सो कैन अपग्रेड दमसेल्व्स। ऐसा करके कि दोनों टाइप्स आपको कहीं भी एक तरह झुकना नहीं है, दोनों साइड आपको अपने आप को मेंटेन रखना है। किसी भी तरफ ये नहीं करना है कि गवर्नमेंट गलत कर रही है, गवर्नमेंट, क्योंकि आप कल के दिन गवर्नमेंट के सर्वेंट बनने वाले हैं, तो बुराई किसी की करनी नहीं है। आपको एकदम स्टेबल रहना है, तराजू की तरफ भी ऐसे हिलना नहीं है, एकदम स्टेबल रहना है। उसके अलावा जब आप फॉर इंट्रोडक्शन, फॉर, अगेंस्ट जब पूरा लिख लेते हैं 4-4 पॉइंट्स एक्सप्लेन करके, लास्ट में कंक्लूजन लिखिए 4-5 पॉइंट का कि हालांकि ऐसा हो रहा है लेकिन आगे हम लोग अच्छी राह देख सकते हैं, वी आर लुकिंग अप टू समथिंग गुड। ऐसा करके आप वो कर सकते हैं। वन डे द थिंग्स विल बी ऑन ट्रैक। जो भी चीज़ है आपको जो सही लगता है वो लिख सकते हैं, और ऐसे आपको लिखना चाहिए मेरे हिसाब से, आप खुद का हो सकता है। उसके अलावा तीसरा क्वेश्चन रहता है रिपोर्ट राइटिंग पे। जैसे पहला है ऑक्सीजन सिलेंडर्स क्राइसिस इन दिल्ली। ये देखिए, ये भी करंट इवेंट्स का ही है। जब कोरोना हुआ था तो उस टाइम पे सिलेंडर्स की कमी हो गई दिल्ली में ही नहीं, पूरे इंडिया में कमी हो गई थी हर जगह पे, तो उस पर आ गया था। तो हालांकि इट इज़ स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट दिल्ली, तो यू हैव टू राइट अबाउट दिल्ली ओनली। तो आपको इसमें क्या लिखना होता है, एक आपको बॉक्स मिलेगा या आप बॉक्स बना सकते हैं। उसमें आपको पहले लिखना पड़ेगा न्यूज़ चैनल का नेम, न्यूज़पेपर का नेम। जैसे मैं तो स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट लिखता था क्योंकि उससे कुछ बायसनेस भी नहीं होती। और फिर उसके बाद XYZ ABC जो भी है, डेट, और नीचे स्टार्ट कर सकते हैं। और कभी भी याद रखना, रिपोर्ट राइटिंग में आपको ये नहीं लिखना है कि ऐसा होना चाहिए, क्योंकि रिपोर्टर हमेशा बताता है क्या हुआ था, दिस हैज़ हैपेंड, ऐसा हुआ था, और इस नेता ने ऐसा कहा था। मतलब आपको इसमें तो लिखना नहीं था, तो आपको बस बताना है कि ऐसा हुआ था वाली बात, ये नहीं बताना ऐसा होना चाहिए, क्योंकि आपका काम रिपोर्ट करने का, ये नहीं कि सजेस्ट नहीं करना है आपको। बस बताइए ऐसा ऐसा हुआ था और उसको इनबॉक्स कर लीजिए बस। ये भी लगभग 200 शब्दों में लिखना होता है, इसकी भी प्रैक्टिस करिए आप। तो जब मैं तैयारी कर रहा था तो मैं कुछ इस टाइप का बनाता था पेज में, आपको दिखाता हूँ। ये इस टाइप का कुछ स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट न्यू दिल्ली, डेट, ऊपर टॉपिक इसका रिपोर्ट का जो जिस पे लिखना है। आप इसमें लिखते हैं ऑक्सीजन सिलेंडर क्राइसिस इन दिल्ली, उसके नीचे डेट, ये स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट या फिर द हिंदू, आपको जो भी सही लगे। उसके नीचे ऐसे मॉनसून दिस टाइम हैज़ रीच द कोस्ट लाइन ऑफ केरला ऑन June 1, जो भी चीज़ है। और ये पूरा करके आपको इनबॉक्स कर देना है ऐसे ही। तो ऐसे कर सकते हैं। एक टूरिज्म पे मैंने एक बार लिखा था ऐसे ही। तो मॉब लिंचिंग जो डॉक्टर्स पे हुई थी उस पर लिखा था। आप जो भी आपको करंट इवेंट्स में मिल रहा है न्यूज़पेपर पे, उस पर लिखना चालू करिए। आपको धीरे धीरे आप अपने आप को ढाल पाएंगे अच्छी चीज़ों में। ये नोटबुक मैंने सालों बाद निकाली तो धूल हो गई इस पर काफ़ी। उसके बाद दूसरा टॉपिक है पोल वायलेंस इन वेस्ट बंगाल। ये भी करंट इवेंट से है, इसको भी रिपोर्ट राइटिंग में आपको ऐसे लिखना है। ध्यान रखना है कि कभी किसी का सपोर्ट नहीं करना है या किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, एकदम बैलेंस व्यू पॉइंट लेके चलना है अपना। उसके बाद आता है प्रीसी राइटिंग आता है। आपको इतना बड़ा पैसेज मिलता है और आपकी आंसर कॉपी पे एक बॉक्स करके एक पेज होगा, उसमें आपको हर पेज में सिर्फ एक शब्द लिखना है और पूरा पैसेज को सेम उस पर उतारना है 1/3 फॉर्म में। जैसे आपको इतना बड़ा, इसका आपको 1/3 लिखना है, यानी कि ऐसी इंग्लिश लिखनी है कि इसी का मतलब सेम रहे लेकिन कम शब्दों में वो कंप्लीट हो जाए। तो
इसकी प्रैक्टिस भी आप कर सकते हैं घर पे ही। बनाइए उतने बॉक्स, जैसे कितने वर्ड्स ये हैं उसको 485 वर्ड्स यहाँ लिखा है लास्ट में, 485 वर्ड्स को 1/3 करिए, उतने आप बॉक्स बनाइए और उसमें लिखिए। अगर आपको लिखना है आई कैन सी, तो आपको एक बॉक्स में सिर्फ आई लिखना है, दूसरे बॉक्स में कैन लिखना है, फिर सी लिखना है। ये नहीं कि आप आई कैन जगह है तो एक ही में लिख देता हूँ, ऐसा नहीं है। हर बॉक्स में सिर्फ एक वर्ड लिखना है आपको। इसके बाद ये 15 मार्क्स का आता है प्रीसी राइटिंग। ये भी अच्छा टॉपिक है, इस पर भी मार्क्स ले सकते हैं आप, तैयारी इसकी भी करनी है। उसके बाद आता है कॉम्प्रीहेंशन। 4 क्वेश्चंस आते हैं इसके बाद, लगभग 5 क्वेश्चंस। एक होता है 4 मार्क्स का, तो 5 4 जार 20 मार्क्स का ही आता है। मैं सबसे पहले इसी को करता था, लोग ऐसे के पीछे भागते हैं, लेकिन आप भी इसी को करना है, इससे टाइम बचता है आपका। सीधे सीधे आपको 20 मार्क्स मिल जाते हैं और बहुत कम टाइम लगता है आपका। ये पूरा ऐसे है, ये क्वेश्चंस हैं, तो आपकी आंसर कॉपी पे भी आपको ही मिलेगा, और इतनी इतनी जगह रहती है, तो आप सिर्फ एक शब्द या फिर एक लाइन लिख के मत छोड़िए। ये बहुत अच्छा, आप इस पर मार्क्स ले सकते हैं। लगभग 2-3 लाइन लिखिए इसको भी। तो ये क्वेश्चंस हैं, आपको ये पढ़ना है और इसके आंसर लिखने हैं, सिंपल। उसके अलावा री राइट द सेंटेंसेज एज डायरेक्टेड, ये 10 आते हैं। 1 मार्क्स का रहता है, तो 10 मार्क्स का डायरेक्टली रहते हैं। जैसे कि द फ्लावर्स राना गेव टू मीना हैव विदर्ड। अब इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो ये आपको आना चाहिए। चेंज टू अफर्मेटिव, कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग नीदर और नॉर। ये सब इंग्लिश की ग्रामर्स के रूल ही हैं, जो मैं आपको पीडीएफ दे रखी है इंग्लिश नोट्स में, उसी से रिपीट हो रहे हैं, आप देख लेना। जैसे कि कंबाइन द सेंटेंसेज यूजिंग नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो यूपीएससी इसमें भी वही फोकस कर रहा है जो सीडीएस में करता है, सेम चीज। उसके अलावा राइट 1 सेंटेंस ईच यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस टू ब्रिंग आउट देयर मीनिंग क्लियरली, डू नॉट चेंज द फॉर्म ऑफ द गिवन वर्ड और फ्रेज। जैसे कि इसमें करना है कि आपको एक वर्ड है बैक ऑफ, बैक ऑफ का मतलब लिखना है और आपको एक सेंटेंस कंप्लीट करना है ना। जैसे कैरीड अवे, जैसे होता है ना कि भावनाओं में बह गया, कैरीड अवे हो गया, तो आपको एक सेंटेंस पे लिखना है कि उसका मीनिंग हो जाए। ये सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि आप सेंटेंस कुछ भी बना दीजिए, कुछ भी मीनिंग हो सकती है उसकी। तो इस पे पक्के मार्क्स हैं। 5 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स का एक है, 2 5 जार 10, 10 मार्क्स के ही होते हैं। लास्ट आता है इसमें अच्छा, इसको चेंज करना है, इसको जो वर्ड्स को सही वर्ड्स लिखना है। जैसे कि हेल्प मी टू ओपन द बॉटल, अगर आपको लगता है कुछ गलती है इसमें तो आपको सही लिखिए, अगर सही है तो दोबारा वो कर लीजिए, रीराइट कर दीजिए। जैसे ये है 10 किलोमीटर्स आर अ लॉन्ग डिस्टेंस, इसमें कुछ चेंज नहीं होगा, इसमें सॉरी इज होगा, किलोमीटर्स इज अ लॉन्ग डिस्टेंस होगा, क्योंकि हम लोग एक साथ उसको वो करते हैं, नापते हैं इन चीज़ों को। तो आई यू एंड माई ब्रदर विल गो टू अ मूवी टुमारो, ये भी मैंने अपने नोट से दिया था। डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए, हार्डली डिड यू ओपन द डोर व्हेन द लाइट्स वेंट ऑफ, हार्डली के बाद व्हेन लगता है, मैंने आपको पहले बता रखा था। तो ये चीज़ें वही है, सीडीएस में सीए पे हर जगह वही रिपीट होता है। तो ये बस इतना है पेपर 2 का, आपको मैंने जैसे बताया उतना करिए, और सीडीएस से बढ़िया ये अपॉर्चुनिटी आपके पास है, मन लगा के पढ़िए। और प्रीसी राइटिंग वगैरह की आप प्रैक्टिस कर सकते, खुद से कर सकते हैं, और मैंने सब कुछ बता ही रखा है। मैथ्स पे ध्यान दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट मैथ्स और साइंस है। मैथ्स को जितना अच्छा बना सकेंगे उतना, क्योंकि 20 क्वेश्चन आते हैं मैथ्स और लॉजिकल रीजनिंग के, 40 मार्क्स आपको मिल रहे हैं डायरेक्टली। उसके अलावा साइंस है, साइंस, मैथ्स, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, इतने में आप मन लगा के करेंगे तो एग्जाम निकल जाएगा। और अगर रिटर्न निकल गया ना भाई साहब, बहुत बढ़िया जॉब है यार, सीडीएस से बढ़िया जॉब है, आप इस पर पूरा फोकस करिए, और मैक्सिमम फोकस रिवीजन पे करिए। अगर आपका सीडीएस पहले से दिया है, आपका अच्छा हो रखा है, तो सिर्फ मैथ्स पे ध्यान दीजिए और रिवाइज करिए अभी से, आप बहुत बाकी कैंडिडेट से आगे चले जाएंगे ऐसे। और डेली न्यूज़पेपर इज अ मस्ट, मैंने आपको बार बार बोला है, न्यूज़पेपर से ही एग्जाम निकलता है। आपको देखो 99% चीज़ें सिर्फ न्यूज़पेपर से आई हैं इस एग्जाम में, तो क्यों ना उसको फोकस करें अभी से। लास्ट ये कि जो मैंने आपको बता रखा है सदाबहार टॉपिक्स, एवरग्रीन टॉपिक्स जो हैं, वुमेन इक्वालिटी, एग्रीकल्चर, हिस्ट्री से जो आता है, डिप्लोमेटिक, जैसे अभी बोरिस जॉनसन जो पीएम हैं इंग्लैंड के, वो आए थे यहाँ, आए हुए हैं अभी, तो उस पर क्वेश्चन आ सकता है, डिप्लोमेटिक टाइज कैसे हैं इंडिया इंग्लैंड के, ये सब चीज़। उसके बाद आर्मी पे, मिलिट्री पे, एजुकेशन, पॉवर्टी, ये टॉपिक्स ऐसे जिन पे क्वेश्चन आ जाते हैं, एग्रीकल्चर हो गया। तो मेक श्योर दैट यू फोकस ऑन दीज टॉपिक्स ऑल्सो, एंड मेक द हैबिट ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर एवरी डे अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, नॉट ओनली ड्यूरिंग प्रिपरेशन बट थ्रू आउट योर लाइफ। मैं अभी भी न्यूज़पेपर कभी भी पढ़ता हूँ, मेरे को आदत रहती है उसकी, आपको पता रहता है चल क्या रहा है, इसीलिए सिर्फ इस पे फोकस करिए। पेपर 1 पेपर 2 पे ऐसा नहीं है, दोनों पेपर इंपॉर्टेंट है। कोई लोग पेपर 1 क्वालिफाई करके पेपर 2 में ज़्यादा मार्क्स लेते हैं और एग्जाम में उनका पीडीएफ में नाम रहता है, इसीलिए दोनों पे अभी ध्यान दिए, अभी से ध्यान दीजिए। पेपर 2 की राइटिंग अभी से स्टार्ट कर लीजिए, एक कॉपी बनाइए अपनी ऐसी ही नोटबुक और भर दीजिए उसको पूरा। मेरी तो फिर भी खाली है कहीं पे, मैंने मैथ्स भी पढ़ी थी बीच बीच में। तो आई होप कि इतना ही इसके लिए चाहिए, 10 जगह ढूंढिए मत,
कि फ्री में कौन पढ़ा रहा है। फ्री में पढ़ाने वाले आप क्या कहते हैं, आपका टाइम वेस्ट करते हैं बस। इसीलिए घर पे पढ़िए, कोचिंग की भी ज़रूरत नहीं है इसके लिए कहीं। घर पे पढ़िए मन लगा के, एग्ज़ाम निकलेगा। कुछ डाउट हो कमेंट करना, आई ट्राई माई बेस्ट टू हेल्प यू। ऑल द वेरी बेस्ट, जय हिंद।